नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं आज गोयल साहब के पास, जहां पे मैं बात करूं तो समाज सेवा और सेवा से जुड़ी हुई सारी बातें, यहां तक कि गौशाला भी और जो है पब्लिक सेवा भी, और अब राजनीति से जुड़कर समाज सेवा। तो बातचीत करेंगे हम आज गोयल साहब से, उन जानेंगे उनकी ज़िंदगी कैसे हरियाणा से सफ़र तय हुआ दिल्ली तक, और कैसे जुड़े रोजगार तक, और कैसे जुड़े समाज सेवी से। आइए बातचीत करते हैं हम गोयल साहब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो एक बार पूरे परिचय दीजिए। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल मुस्कान इंडिया न्यूज़ का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने कीमती समय में से आपने मेरे लिए 2 मिनट निकाले। जी साथियों, मेरा नाम रामनिवास गोयल है, जिसे प्यार से आप बंटी गोयल के नाम से जानते हैं। मैं हरियाणा में जन्मा हूँ और दिल्ली में पला बड़ा हूँ। तो जैसे श्री कृष्ण जी की 2 माएँ थी, ऐसे ही मेरी भी 2 माँ है, जन्म देने वाला हरियाणा और पालने वाली दिल्ली। तो सर कितने वर्ष हुए और पिताजी आए या फिर पहले आप आए दिल्ली? आना, दिल्ली का सफ़र कैसे तय हुआ? संजय जी, हमारे पिताजी दिल्ली आए थे और हमें अपने साथ लाए थे जब मैं काफ़ी छोटा सा था। लगभग 30 वर्ष का समय हो गया हमें दिल्ली सुल्तानपुरी आए थे। जब हरियाणा से आए थे तो इसी कॉलोनी के अंदर आए थे और आज भी इसी कॉलोनी में है। सुख में दुख में ये कॉलोनी हमारे साथ खड़ी थी और हम कॉलोनी के साथ। तो क्या लगा और कैसे लगा कि मैं दिल्ली चलूँ, और कैसे कैसे मतलब क्या क्या कार्य यहाँ पे शुरू किया और क्या कार्य शुरू किया है? ये मैं बता चुका हूँ संजय जी, ये पिताजी लेके आए थे। जब मैं दिल्ली आया तो 4 वर्ष की आयु थी मेरी। मतलब सब गुण संपन्न आए थे या सब कुछ यहाँ बनाया? सब कुछ यहाँ बनाए थे। दिल्ली में यमुना मैया ने 2 वक्त की रोटी भी दी, मान सम्मान भी दिया और सुख सुविधाएं भी दी। यानी संघर्ष किया। संघर्ष हमारे पिताजी ने खूब किया जी। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं सोफों पे, गद्देदार कुर्सियों पे बैठे हैं, तो इसका सारा श्रेय हमारे स्वर्गीय पिताजी को जाता है, जिन्होंने एक लिमिट क्रॉस करके मेहनत की है कि आम इंसान जितनी मेहनत नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा मेहनत हमारे पिताजी ने हमारे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूँ कि राजनीति में कैसे कदम पड़ा आपका? संजय जी, आपको बताना चाहूँगा, आपका तो काफ़ी सारे बनियों से लिंक होगा। मोटा मोटी मुझे लगता है बनियों के खून में समाज सेवा होती है जी। कुछ करने का जुनून, यदि उनको मौका मिलता है कहीं भी कुछ भी करने का, तो वो जरूर उसमें भागीदारी लेते हैं। ये इतिहास गवाह कि कहीं अगर जो समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, बनिए भाई का पहला कदम होता है जी। तो ये कुछ ब्लड में था कि लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन अपने पर्सनल लेवल पे इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता। कई बार उसको कुछ करवाने के लिए किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है, किसी न किसी पद की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से लगा कि हमें राजनीति में दखल देनी चाहिए। मुकेश भाई से काफ़ी कुछ लोगों के काम करवाए, फिर लगा कि खुद राजनीति में आया जाए और लोगों के और ज़्यादा काम किए जाए। तो सर, आम आदमी पार्टी से जुड़ाव किस प्रकार हुआ? पार्टी और भी थी संजय जी, इसका अगर जवाब दूं तो थोड़ा सा लंबा होगा। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जिन मुद्दों को छुआ, मैं उन मुद्दों को देखकर समझकर उनके साथ जुड़ने के लिए जो है प्रेरित हुआ और उनके साथ जुड़ा, जिसमें पहला मुद्दा था सरकारी स्कूलों का। आप तो मीडिया के आदमी हो, हर जगह घूमते हो, आते हो जाते हो, आपने देखा होगा कि शायद और राज्यों के प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे ना हो जितने दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हैं। हर तरह के उनके अंदर सुख सुविधाएं मौजूद है बच्चों के लिए। और अब तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके और स्कूलों के अंदर ही बच्चों के लिए क्लिनिक ऑर्गेनाइज कर दिए गए हैं। काफ़ी स्कूलों में बन गए हैं, जिनमें नहीं बने उनमें बन जाएंगे। माजरा वाले स्कूल के क्लिनिक का 2 महीने पहले हमने उद्घाटन कर दिया था, वो 100% चालू है बच्चों के लिए। यदि बच्चों को अगर मैं बात करूं पब्लिक की, तो पब्लिक कहती है कि आम आदमी पार्टी ने वाकई में बहुत कुछ दिया। पब्लिक का कहना है, जो विधवा औरत से मैं बात करूं जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपया पंजाबी बाग नौकरी करके हुआ करती थी, वो कहती थी मेरे 6,000 रुपये डीटीसी बस के अंदर या बस के अंदर लग जाया करते थे, लेकिन आज कम से कम बस का किराया वगैरह तो फ्री है, बिजली का बिल वगैरह तो फ्री है, उनका कहना है। लेकिन यहीं पे बात करूं विपक्ष की, तो विपक्ष कह रहा है फ्री का लॉलीपॉप देकर जनता को बिगाड़ दिया। देखिए जी, अब तो विपक्ष को मैं बताना चाहूँगा, केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि बिजली की सब्सिडी उन्हें दी जाएगी जो उनके लिए अप्लाई करेंगे या जो उनको मांगेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से पूरे मीडिया को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी सब्सिडी सारी तरह की छोड़ दें। उनके पास ऑप्शन है और बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दें। हमें भी अच्छा लगेगा, सरकार पे बोझ भी कम होगा और उन गरीबों तक और ज़्यादा मदद पहुँचाई जा सकेगी जो उसके
लिए मतलब एप्लीकेबल है। जी जी जी। ठीक है जी। आपको पब्लिक यहाँ पे काफ़ी चाहती है राजपारक विधानसभा के अंदर, और जो है बहुमति भी काफ़ी अच्छी है आपकी। अगर आप भविष्य में निगम पार्षद का, तो इस टाइम चुनाव जो है ठगी तो हो चुका है, आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन अगर भविष्य में अगर आपको पब्लिक चांस देती है, तो आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमियाँ क्या है? देखिए जी, काम तो सभी पार्षदों ने किए हैं, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए था शायद उस स्पीड से नहीं हो पाया। लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, ना कोई वादे। अगर पब्लिक मुझे निगम पार्षद बनाती है, पहला आशीर्वाद चाहिए आम आदमी पार्टी का कि वो मुझे उम्मीदवार बनाए। दूसरा आशीर्वाद चाहिए पब्लिक का कि वो मुझे वोट दे के जिताए। उसके बाद जो मेरे मुद्दे रहेंगे, सबसे पहला ये पुल जो एक नासूर बन चुका है सुल्तानपुरी के और नांगलोई के लोगों के लिए। जितने व्यापार धंधे सुल्तानपुरी नांगलोई के बीच में कनेक्टेड थे, वो 90% तक खत्म हो चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा इस पुल का, चाहे उसके लिए आमरण अनशन करना पड़े और पुल पे ही मरना पड़े। दूसरी बात जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर साफ सफाई अगर सिर्फ 20% और बढ़ जाए, काफ़ी कुछ साफ सफाई अच्छी है, कूड़े की गाड़ियाँ भी आ रही है, झाड़ू भी लगती है, लेकिन उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कई रोड ऐसे हैं जिन पे एक बार झाड़ू लगी 15 दिन तक दोबारा सफाई करने नजर नहीं आता। कई जगह ऐसी है जहाँ पर 4 दिन तक कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती। नालियों का तो राम रखवाला है जी, निकलती ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20% सफाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, जो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल काफ़ी अच्छे तरीके से सुल्तानपुरी को साफ रखा जा सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है पार्क। मुझे ऐसा लगता है हमारी सुल्तानपुरी के तकरीबन पार्क काफ़ी अच्छे हैं। मैंने तो काफ़ी जाके देखा जब पार्षद के इलेक्शन में था कि इच्छा हुई कि देखें तो सही कितना काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो मैं करीब 40 के करीब पार्कों में गया। वैसे 84-85 पार्क का टारगेट था मेरा, लेकिन मैं 40 के करीब में तो गया। हर पार्क की बाउंड्री वॉल बड़ी अच्छी है, हर पार्क में पाथवे बना हुआ है जिसको घूमने के लिए यूज़ किया जाए। पार्कों में अगर कमी है तो एक तो ये कि उसके अंदर पशु ना घुसे, उसकी व्यवस्था अच्छी हो, साफ सफाई अच्छे से करवाई जाए उनकी, ताकि लोग उसके अंदर गंदगी ना डालें। तीसरी, उनके अंदर हरियाली की व्यवस्था की जाए। और स्पेशली पार्कों के लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी RW है, जिस एरिया की जो RW है, जैसे मेरी हरिजन बस्ती RW के प्रधान है करमवीर जी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी एक पार्क हमें गोद दे, उसका बड़े अच्छे से रख रखाव करके, बड़े अच्छे से मेंटेन करके हम आपको दिखाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एरिया में यदि मैं पार्षद बना तो जितनी RW होंगी उनकी एक संयुक्त मीटिंग बुला के संयुक्त रूप से उनके साथ बैठ के जितने पार्क वो गोद लेना चाहेंगे, पहले जितने पार्क वो लेना चाहेंगे उनको गोद दिए जाएं, बाकी जो पार्क बचेंगे उनको मैं गोद लूँगा, उनकी देखभाल मैं करूँगा। बाकी हर पार्क पे RWA का नाम लिखवाया जाएगा, वर्ष में एक बार उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी, जो सर्वश्रेष्ठ पार्क होगा उसको इनाम दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा बाकी संस्थाओं का कि आप भी अच्छा करो, अगले साल इस इनाम के हकदार आप भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजनीति से हट के थोड़ा सा मैं बात करूंगा समाज से जुड़ी हुई बातों पर, जहां पे आप समाज से भी जुड़े हुए हैं और समाज को भी देख रहे हैं। संजय जी, आपने कहा लुप्त हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी अभी कुछ है जी। जो ये चीज़ें देखने को मिलती है वो मोटे तौर पे उन एरिया में देखने को मिलती है जहाँ पे फ्लैट सिस्टम आ गया, जहाँ पे संजय जी को मैं नहीं जानता, मुझे संजय जी नहीं जानते। संजय जी 9 बजे अपना बैग लेके अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, मैं 9 बजे बैग लेके अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तो बच्चों को पता ही नहीं संजय जी मेरे अंकल लगते हैं, या संजय जी को नमस्ते भी करनी है, या संजय जी मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट भी रखते हैं, या संजय जी मेरे पिताजी से मेरी कोई कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो जब बच्चों के अंदर इस तरह की कोई भावना नहीं होगी कि संजय जी मेरे अंकल हैं, तो वो शायद नमस्ते नहीं करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहूँगा कि आप इस कड़ी में हमारी कॉलोनी को लें, ईस्ट ब्लॉक फ्रेंड्स इनक्लेव राज पार्क जो हमारे बनियों के हैं, या बुद्ध विहार जाएँ या आप त्रिनगर जाएँ, आप बिल्कुल जाएंगे, आपको मान सम्मान आदर, आप बाहर के होंगे तो भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मिलेगा और बड़े अच्छे तरीके से संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता, हाँ कुछ परसेंट ऐसे परिवारों में ये प्रचलन चल गया है जहाँ पर माता पिता ही अकेले रहना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि कोई उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे, कोई उनसे पूछे कि भाभी आज कहाँ गए थे, या ताई आज कहाँ गए थे, चाची आज कहाँ गए थे। वो ना किसी को बताना चाहते हैं, ना किसी से सुनना चाहते। तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि इस तरह की संस्कृति जिसको आप कह रहे हो
उसका चलन बढ़ गया हो। नहीं, मैं संस्कृति के बीच में यहाँ बात आ रही है कि 1992-91 की बात करूंगा और पीछे टाइम की बात नहीं करूंगा। उस टाइम पे कोई वृद्धाश्रम नहीं हुआ करता था इस शहर के अंदर, आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन अब जो है नया प्रचलन ये हो रहा है कि जगह जगह वृद्धाश्रम बनना शुरू हो चुका है। और मैं अगर बात करूं तो पहले दादा दादी की कहानी भी बच्चे सुना करते थे, लाइट भी कम हुआ करती थी, टीवी भी कम हुआ करते थे। लेकिन आज जो है टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर के कारण माँ बाप की दादा दादी की कहानी ना सुन के उनको उठा के वृद्धाश्रम में डालो। संजय जी, इसके लिए पूरा का पूरा दोष मैं एजुकेशनल सिस्टम को देना चाहूँगा। पहले बच्चों के ऊपर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक एजुकेशन का बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता था। मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े हो, उस जमाने को आपने भी जिया और मैंने भी जिया। जितना हमारे ऊपर 8वीं क्लास में प्रेशर था, उतना आज के दिन पहली क्लास के बच्चे पे प्रेशर है। जबकि हमारी कुटाई होती थी और इनको कोई उंगली भी नहीं लगाता। उसके बावजूद बच्चों को एक मिनी रोबोट बना दिया गया है। अगर मैं बात करूं, शायद मैं अगर बच्चों के बस्ते मंगवा लूं, अभी तो स्कूल गए होंगे, तो आपको भी आधा घंटा उठा के रखने में पसीना आ जाएगा। इतनी सारी बुक्स लेके वो स्कूल जाते हैं। खेलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, मनोरंजन के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ बच्चों के लिए बना दी गई है। और दूसरी फिर उनके लिए एक इजी पार्टनर, मोबाइल उनके हाथ में है, गेम्स उनके हाथ में है। तो मैं तो कहूँगा ये सिस्टम जो चला है, मशीनरी जो हमारे जीवन में प्रवेश करती जा रही है, तो मशीनरी तो इंसान को मशीनरी जैसा ही बनाएगी जी। मशीनरी में भावनाएं नहीं होती, और जब हम किसी इंसान के साथ नहीं रहेंगे तो हमारी भावनाएं भी नहीं जुड़ेंगी। मैं कहीं ना कहीं बात करूं तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसा तबका मौजूद है जहां बेटी ना पढ़ाओ और ना लिखाओ की बात आज भी चल रही है। शायद मुझे तो नहीं ऐसा लगता जी कहीं भी होगा, कहीं ना कहीं चल रही है। क्योंकि अगर बेटियों की पुराने टाइम में कहीं सुनते थे कि बेकदरी होती है, तो हमारे हरियाणा में होती है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा में कहीं भी किसी भी रूप से बेटियां बेटों से कुछ पीछे हैं। चाहे वो मेडल लाने की बात हो, चाहे वो IAS अफसर लगने की बात हो, चाहे वो IRS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो खेल हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, कुछ भी हो। मैं तो अपने उसकी बात करता हूँ जी, दिल्ली में रहता हूँ, हरियाणा में पैदा हुआ हूँ, और दोनों राज्यों की बात करता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बेटी को पढ़ने से रोकता है, या बेटी को कहीं आने जाने से रोकता है, या खेलने कूदने से रोकता है, या कामयाब होने से रोकता है। हरियाणा में तो बेटियों के जन्म पे अब लड्डू बांटे जाते हैं जी, पेड़ लगाए जाते हैं। हरियाणा के राज्य की बात अलग है, मैं सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं तकियानुसी बातें आज भी किसी किसी के दिमाग में है। हो सकता है जी कहीं किसी कोने में हो जहाँ अभी तक नई सोच नहीं पहुँच पाई है। तो समय को परिवर्तित होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है जी, थोड़ा सा समय तो लगेगा। वक्त आने पे बेटी झांसी की रानी से कम नहीं है। आने वाले कुछ ही दिनों बाद जो है झांसी की रानी का जो एक बार सभी देशवासियों को, सभी बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरे देश की सभी बेटियों को, बहनों को, माताओं को नमन करना चाहता हूँ कि अगर इस सृष्टि का विकास करने की क्षमता है तो सिर्फ आप में है। अपनी शक्ति को पहचानो। और जैसा संजय भाई ने कहा कि बेटियों को पढ़ने से रोका जाता है, यदि इस पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं उन बेटियों को स्पेशली कहना चाहूँगा, अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें। आपके पास बेटों से ज़्यादा अधिकार हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, पढ़ें लिखें, अपने एरिया का, अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन करें, आगे आएँ, और अपने जैसी बहनों के उद्धार के लिए काम जरूर करें। चाहे वो नियम के अंदर आता हो या आपको उससे बाहर जाके करना पड़े। मैं तो इतना भी कहूँगा कि अपने समाज के लिए, खासकर महिला वर्ग के लिए आप जरूर काम करें। और रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको हाथ जोड़कर नमस्कार। बात तो दर्शकों जुड़े रहिए, हम फिर दिखाएंगे गोयल साहब के और भी कई बातें हैं, कोई समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, जो यहाँ क्षेत्र में जुड़ी हुई कई समस्याएं उन्होंने हल की है और समस्याओं पर इनकी पैनी नज़र बनी रहती है। तो जब तक के लिए आगे दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। गोयल साहब, चलते चलते एक बात और पूछना चाहूँगा, राजनीति में आने का मकसद क्या था और कैसे आए और कैसे आपको रास्ता मिला? संजय जी, इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे क्षेत्रीय विधायक मुकेश अलावत जी को। बहुत बढ़िया। और उनको शुरुआत से ही मैं जानता हूँ, जब पहले इलेक्शन में वो खड़े हुए थे मगोलपुरी से। जी। उसके बाद सुल्तानपुरी से भी प्रयासरत थे। उसके बाद वो हमारे विधायक बने आम आदमी पार्टी से। और उनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उनका जो जुनून है काम के प्रति, अपने एरिया के प्रति, लोगों के प्रति,
उसको देख के मुझे लगा कि उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए, और यदि उनको एक अच्छा पार्षद भी मिल जाए तो शायद उनको काम करने में 1 और 11 वाली अनुभूति होगी, और 1 और 11 वाले ही काम क्षेत्र के अंदर हो सकेंगे। आपको लगता है कि अलावा साहब ने बढ़िया काम किया, आने वाले वक्त में बढ़िया काम करेंगे? मुझे लगता है कि सुल्तानपुरी के भाग्य हैं जयलावत जी जैसे विधायक सुल्तानपुरी को मिले हैं। देखिए 100% किसी की उम्मीदों पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल है। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे एक सब्जी पे भी राजी नहीं हो पाते। कोई भी सब्जी बना लो, एक को एक कहेगा अच्छी, एक कहेगा बेकार। जी जी जी। तो 100% को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है सुल्तानपुरी के 90% लोग मुकेश जयलावत जी से संतुष्ट हैं। और आने वाले समय में जब ये अस्पताल बन के हमारा तैयार हो जाएगा, जो नाले की दीवारें हम बनवा रहे हैं वो तैयार हो जाएगी, नई सड़कें दोबारा से बन जाएंगी, गलियों में भी सीवर का पानी का काम चल रहा है। इसके बाद गलियों का हमारा टेंडर होगा, लगभग 500 करोड़ रुपए का वो काम है जिसका एस्टिमेट मुकेश जयलावत जी ने ले रखा है। जी जी जी। जब वो काम हो जाएगा तो मेरे ख्याल से अपने आप दूसरे एरिया के लोग भी कहेंगे कि सुल्तानपुरी जैसा काम कहीं नहीं हुआ। यानी आने वाले टाइम में सुल्तानपुरी विधानसभा विधायक जी के तरफ से एक जो है निहायत तोहफा बनने वाला है। हाँ, मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ और लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि ऐसा ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत